नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेडियो आकाशवाणी पर अपनी तरफ से एक एपिसोड रन कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं मन की बात। ओके, तो मन की बात में इन्होंने जो कोई भी इंटरेक्शन किया है या अपनी तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स में अगर कोई भी चीज हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि इनके द्वारा अगर कोई बात बोली जा रही है तो या तो चाहे वो स्कीम से रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो इनमें कोई भी एस्पेक्ट अगर आ रहा है और अगर हम उसको 10 से 20 मिनट दे दें तो उसमें घाटे वाली चीज नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। और आपको पता ही है कि ये वो पॉइंट्स होने वाले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हमें मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में देखो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो, कल्चर हो, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ब्रीफ में। तो देखो, शुरुआत होती है वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे गांव में जो महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए सरकार के द्वारा चलाई हुई एक स्कीम है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, ये स्कीम रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही, तो इसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये सशक्त नारी और विकसित भारत प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस प्रोग्राम के अंडर में ये पर्टिकुलर स्कीम रन हो रही है। टारगेट क्या है कि 15,000 विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, आप कह सकते हो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है उसके अंडर में, तो वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं ग्रुप्स जिनको लीड कर रही है महिलाएं। तो उनको कैसे सहायता दी जाए कि उनको ड्रोन ऑपरेशन में आप कह सकते हो कि उनको पारंगत बना दो। साथ ही साथ उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि हाँ, वो एक तरीके से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को भी समझ सकें। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी राइज करनी है, वुमेन को भी एम्पावर करना है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो थी वो यहाँ पर मन की बात में डिस्कस की गई। टारगेट ये है कि 3 करोड़ के लगभग लखपति दीदी तैयार करनी है। कहने का मतलब करोड़, लखपति दीदी का मतलब हो गया कि वुमेन का जो इनकम लेवल है वो राइज करना है। इसके अलावा आप देखते हो कि ये जो ड्रोन तैयार किए गए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, जो ड्रोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन ड्रोन्स की अगर बात करें तो ये चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप, एक कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। याद रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ ही साथ जब महिलाओं से इंटरेक्शन किया गया तो पता पड़ा कि जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर भी यूज करने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनको भी यूज करना होता है। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बोलो जो किसानों के लिए फेवरेबल इंसेक्ट्स है ना, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे आपने देखा होगा केचुआ, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्यों ना वॉर्म्स की हम बात करें, ठीक है, तो क्यों ना हम उसकी प्रोटेक्शन करें। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो महिलाओं ने अपनी तरफ से खुद के लेवल पर ही बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डेवलप कर लिए, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। अब तैयार करने का तरीका क्या था भाई, सीधी बात है, काऊ डंग, नीम की पत्तियां और कुछ डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स का मिक्स करके तो उन्होंने तैयार कर लिया बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, और पेस्टिसाइड, दैट मींस जो अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं हमारे खेतों में उनको मारने के लिए इन्होंने एक तरीके का यूनिक पेस्ट बनाया जिसमें जिंजर, गार्लिक, ठीक है, और ऑनियन और चिली। याद रख लेना भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन एंड चिली, इनका मिक्स करके और इन्होंने अपनी तरफ से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है। तो ये पूछे जा सकते हैं जनरल स्टेटमेंट से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एग्रीकल्चर को भी इंप्रूव करना है और इसमें लीड रोल प्ले हो किसका, वुमेन का। तो इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी स्कीम्स का यहाँ पर नाम आया था। ठीक है, जब पूरा एनालिसिस मैंने किया था अलग अलग पीडीएफ्स को स्टडी करके, तो वहां पर एक तो वन स्टॉप सेंटर यूनिवर्सलाइजेशन एंड ऑफ वुमेन हेल्पलीनेस। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि महिलाओं के साथ में अगर कहीं पर भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सीधी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस हो या XYZ, उनको इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हेल्प प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उस चीज के लिए वन स्टॉप सेंटर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलीनेस, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये स्कीम है, ये प्रोग्राम है। दूसरा, स्वाधार गृह स्कीम। इसमें ऐसा है कि महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने का इसमें मेन टारगेट है, जिसमें महिलाएं
महिलाओं को ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वो भी प्रोवाइड किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, जिसमें आप कह सकते हो कि जो सेक्स रेशियो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, उस सेक्स रेशियो को हमें मेंटेन करके चलना है, उस पर ध्यान देने के लिए। और महिला शक्ति केंद्र, इसमें क्या प्रोविजन है भाई? सीधी बात है, महिलाओं को जागरूक बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि वो एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, प्लस उनका एम्पावरमेंट भी हो सके। इन चीजों पर ध्यान देते हुए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की नेम्स जो थे वो आपको मिल जाएंगे मन की बात में, जो कि हमने इस एक स्लाइड पे ही कवर कर ली है। इसके अलावा महिलाओं की एम्पावरमेंट और विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए अभी क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा ने 128वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको पारित कर दिया, जिसमें प्रोविजन क्या है कि भाई जितनी भी लोकसभा में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और दिल्ली की जो विधानसभा है, ठीक है, एनसीटी विधानसभा, इनके अंदर महिलाओं के लिए 33% सीट्स को रिजर्व किया जाए। तो इस प्रोविजन को फाइनल करने के लिए आप देखोगे कि 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसमें प्रोविजन क्या है, 1/3 रिजर्व सीट फॉर फीमेल्स, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा नहीं है, ध्यान रखना, लोकसभा हो विधानसभा हो, और विधानसभा दिल्ली की ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो SC ST के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ ना, उस रिजर्वेशन में भी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन रहेगा। कहने का मतलब जो सीटें SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं, उनमें 33% महिलाएं होंगी जो कि SC ST कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ ऐड किए गए हैं। तो एक तो आर्टिकल 330A ये ऐड किया गया है, जो कि इस रिजर्वेशन के प्रोविजन को कहां पर अप्लाई करता है, लोकसभा में, ठीक है। जबकि आर्टिकल 330 ओनली 330 है, वो SC ST रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 332A ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इस रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है। और आर्टिकल 239AA क्लॉज 2 सब क्लॉज B इसकी बात करें तो ये दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात करता है। तो टोटल आप देखोगे कि लोकसभा के लिए तो आपने आर्टिकल 330A जोड़ दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपने आर्टिकल 332A जोड़ दिया, ठीक है, और दिल्ली की विधानसभा के लिए आपने क्या जोड़ दिया, आर्टिकल 239AA क्लॉज 2 सब क्लॉज B। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर ऐड किया गया है, आर्टिकल 334A। इसमें क्या प्रोविजन है भाई? सीधी बात है कि अगर आप रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन लाते भी हो ना, तो आपके पास में होना चाहिए प्रॉपर डेटा। अब डेटा कहां से आएगा? डेटा के लिए देखो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि मोर और लेस आपके पास में सेंसस हो। तो सेंसस अभी तक तो हुई नहीं, 2021 की है वो ड्यू बची है, बताया जा रहा है 2026 तक हो, देखते हैं क्या होता है। तो जब सेंसस होगी फिर उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री डिमार्केशन होगी, और फिर उसके बाद में विमेन रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो फाइनल कर दी जाएगी। तो इस वजह से जब ये एक्ट पारित हुआ था ना, तब एक कहते ना क्रिटिसिज्म भी आया कि भाई इसमें तो डिले बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप एक तरीके से एम्पावरमेंट तो कर चुके हो बातों बातों में, तो पर इसको इंप्लीमेंट करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास में लेटेस्ट सेंसस का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो, इनिशियली ये जो रिजर्वेशन रहेगा ये आप ध्यान रख लें 15 सालों के लिए रहेगा, डेज नहीं है भाई, ये ईयर है, ठीक है, 15 ईयर्स, और फिर उसके बाद देखेंगे। वैसे हमारे देश की राजनीति बड़ी खतरनाक, आपको पता ही है कि जो SC ST रिजर्वेशन था वो इनिशियल डेज में कितने का था भाई? 10 ईयर्स का ही तो था, पर हर साल क्या, हर 10 सालों में क्या होता है, इसको आगे से आगे एक्सपेंड करते चले जाते हैं। इसके अलावा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली गई थी कि बोला 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को सॉरी, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था बन के, जिसको हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, पास कर लिया था। तो बोलो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महिलाओं की संख्या केवल 15 थी। कितनी थी? केवल 15। और आज बोले हम संख्याओं में बढ़ चुके हैं, और जब ये रिजर्वेशन का प्रोविजन जब इंप्लीमेंट होने लग जाएगा तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था भाई? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, याद रख लें। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के शुरू के अंदर आप कह सकते हो कि किसने लीड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, कौन चेयरमैन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे उस टाइम पर, ठीक है। और
ये जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जब ये पारित हो गया लोकसभा राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, तब ये एक्ट कौन सा बन गया? 106वां। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली या फिर ओवरऑल कितनी बार अमेंड किया जा चुका है 1950 से लेकर अभी तक, तो आप बता दोगे 106 बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था नारी शक्ति वंदन एक्ट से रिलेटेड। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो देखो रानी वेलु नचियार जी, इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बात की। ये कौन थी? देखो, तमिलनाडु में रामनाथपुरम एरिया में रामनाद करके एक किंगडम चलता था, वहां की ये क्वीन थी, राइट। दूसरी अगर बात करें तो ये पहली महिला थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में हथियार उठाए थे, क्योंकि आप देखते हो कि चेन्नई वाले एरिया में वहां पर बहुत ज्यादा साउथ वाले एरिया में कॉन्फ्लिक्ट था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सारा टाइम कौन सा चल रहा है? ये लेट 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ में, तब आप देखते हो लगभग 1780 के आसपास में ये फाइट हुई थी। उस टाइम पर मैसूर में रूल किसका चल रहा था? सुल्तान हैदर अली का। तो हैदर अली ने सपोर्ट किया, ठीक है, रानी वेलु नचियार जी का, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव काम भी किए थे, जो कि अपने आप में एक महिला के द्वारा उस समय करना बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। वो ये कि एक तो इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब बनाना एक तरीके से अप्रूव किया, इनके टाइम पे हुआ। और दूसरा कि महिलाओं की ट्रेनिंग करके एक प्रॉपर ट्रूप तैयार किया कि हाँ भाई महिलाएं जो है वो भी लड़ाई करेंगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रख लेना है, राइट। चलो, इसके अलावा रानी दुर्गावती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि मन की बात में हाईलाइटेड रही। ये कंटेम्परेरी थी अकबर के, ठीक है। आप देखोगे कि अभी रिसेंटली इनकी 500वीं बर्थ एनिवर्सरी थी रानी दुर्गावती की, ठीक है। और ये चंदेल डायनेस्टी से एसोसिएटेड थी। और बेसिकली देखा जाए तो चंदेल डायनेस्टी का रूल कहाँ था? सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में मोटा मोटा अगर देखा जाए तो गोंडवाना, क्वीन ऑफ गोंडवाना के नाम से भी ये फेमस है। इसके अलावा जब मुगल एम्पायर एक्सपेंशन पे चल रही थी तो अकबर का एक कह सकते हैं कि कैंपेनर, ठीक है, असफ खान, वो, और दूसरी तरफ बाज बहादुर जो कि मालवा का था, इन दोनों को एक तरीके से रानी दुर्गावती जी ने, कहते ना कि एक तरीके फेस किया था, है ना। ये बात चल रही है मिड 16th सेंचुरी की, ठीक है, मिड 16th सेंचुरी की। तो रानी दुर्गावती और रानी वेलु नचियार, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनके बारे में हाईलाइट हुई थी बात। अब आपका यहाँ पे हिंट क्या हुआ? आपको इनको थोड़ा डिटेल में और जान लेना है। फिर आ जाओ मीराबाई के बारे में। इनकी 525वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी गई है। इनकी बात अगर करें तो देखो, ये राजस्थान के मेड़ता राजघराने में पैदा हुई हुई बेटी, शादी करके मेड़ता से ये चली गई मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में वहां के प्रिंस भोजराज, उनके साथ इनकी शादी होती है। पर इनका जो लगाव था वो आपको पता है लॉर्ड कृष्णा से था, ठीक है। उनकी भक्ति में लगी रहती थी, लीन रहती थी। और इनको जो एक तरीके से गुरु जो हैं, ठीक है, वो कौन रहे? संत रविदास या रैदास, कोई वो फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, रविदास और रैदास, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप। इसके अलावा बताया जाता है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट रहे। तो देखो, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, जो हाईलाइटेड रही। तो एक एक पॉइंट को ध्यान रख लेना। मणिकस्तु गोट बैंक, बकरियों के बैंक से रिलेटेड ये न्यूज थी। इसमें क्या प्रोविजन है कि एक बकरी को आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, उड़ीसा की ये स्कीम है, उड़ीसा की। उसमें 1 महीने तक आप एक बकरी को 2 साल तक 24 महीनों तक आप डिपॉजिट करते हो। उस बकरी से जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों में से हाफ है वो तो बैंक रखेगा, और रिमेनिंग हाफ है वो ऑनर को दे देगा। वो ऑनर अपने हिसाब से जिसको भी देना चाहे दे दे। तो कहने का मतलब, बकरियों की एक तरीके से जो हर्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। मोनिकस्तु गोट बैंक, ये एक तो नाम आया था। एक आया था मेलघाट टाइगर रिजर्व का। देखो, मेलघाट टाइगर रिजर्व में तो सीधा सा फंडा मैंने आपको बताया, हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। मेलघाट में जो है वो इको टूरिज्म नहीं, इको टेररिज्म समथिंग का पॉइंट आया था, एनसीटीए ने जो हाईलाइट की थी। बट अभी मेलघाट का नाम क्यों ले रहे हैं हम? देखो, इसमें कोरकू ट्राइब रहती है ना, और उनके द्वारा जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए होम स्टे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है।
इससे क्या हो रहा है कि वहां पर लोग जो घूमने जा रहे हैं उनको घरों में रहने के भी मौके मिल रहे हैं, लोकल कल्चर को भी जानने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ लोकल टूरिज्म भी बढ़ावा ले रहा है। और ये सारा काम जो है वो महाराष्ट्र की मेलघाट टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रहा है, और वहां पर जो ट्राइब रहती है उसका नाम है कोरकू। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया था वाइल्ड लाइफ या नेचर से रिलेटेड, वो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखें। अब की बार की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। याद रख लेना सीधा, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है चंद्रपुर टाइगर रिजर्व। वहां पर क्या किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो टेक्निक है उसका यूज किया जा रहा है, जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। इसमें क्या होता है भाई, सीधी बात है, आप यहाँ पर ये एक एग्जांपल लो इस गरुड़ा ऐप का। ये 2 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, बगीरा ऐप और एक गरुड़। ये दोनों ऐप्स हैं, ये बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी ने डेवलप की है। तो इनमें क्या होता है, गरुड़ा ऐप तो क्या करता है कि आसपास में अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट अगर देखने को मिले तो आसपास में जो भी गांव है ना, तो गांव के लोगों को ये अलर्ट दे देता है। ठीक है, ये क्या करता है, अलर्ट दे देता है, मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई आपके आसपास में ये वाइल्ड लाइफ एंट्री हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। इससे क्या होगा कि वो जब एनिमल बाहर निकल जाएगा उसके बाद में ह्यूमन मूवमेंट स्टार्ट हो, तो कुल मिलाकर के विलेजर्स को एक मूवमेंट का आइडिया लगेगा कि नहीं। ये एक प्रोविजन है। इसके अलावा जो बगीरा ऐप है ये क्या है भाई, सीधी बात है, आजकल आपको पता है डेवलपमेंट के नाम पर कितने ही ज्यादा अलग मतलब आप कह सकते हो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जिनके थ्रू रोड्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, जिनके थ्रू रोड्स बनाई जा रही हैं, तो सीधी बात है वहां पर जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं उन व्हीकल्स की स्पीड क्या है। ठीक है, क्या स्पीड क्या है, उस स्पीड को डिटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, तो उसके लिए बगीरा एप्लीकेशन काम करती है। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फायदा ये हुआ है कि चंद्रपुर ये जो नेशनल ये टाइगर रिजर्व है ना महाराष्ट्र का, यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन 250 को पार कर गई है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट कंसिडर किया जा रहा है। इसी तरीके से क्रोकोडाइल्स की मॉनिटरिंग हो रही है केन रिवर। ठीक है, केन रिवर आपको पता है मध्य प्रदेश वाले एरिया में, राइट, इसको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है रेडियो बेस्ड। किस पे बेस्ड चल रहा है ये, रेडियो बेस्ड। इसमें क्या होता है कि इस प्रोग्राम का नाम याद रख लेना है, हमार हाथी हमार गोथ हमारा दोस्त। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिफेंट हर्ड, आपको पता है मैट्रियार्क सिस्टम में चलती है। ठीक है, जो फीमेल है वो अपने काव्स के साथ में मूव करती है, तो जब अगर वो मूव कर रही है ना, तो उस टाइम पर रेडियो पर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपके गांव के आसपास में हाथियों का झुंड जा रहा है। तो लोग वहां पर रुक जाते हैं, है ना, हाथियों को डिस्टर्ब नहीं करते, और फिर जब वो निकल जाते हैं फिर उसके बाद में अपनी नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो बोले ये मैकेनिज्म भी छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना भाई। फिर आ जाओ आप, वोटिंग परसेंट की बात हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पॉइंट उठाया गया कि देखो हमारे देश में 96 करोड़ वोटर्स हैं, जो कि यूएसए की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 3 गुना और यूरोप की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1.5 गुना है। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन का वोटर वोटर टोटल तो 140 करोड़ के ऊपर गए। अब इसमें ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं और वहां पर हमारा जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, दैट इज स्वीप। याद रख लेना, इसमें वोटिंग टर्न आउट को इंक्रीज करना मेन टारगेट है, कैसे भी करके, राइट। अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 1951 में 45.67% था, और हाईएस्ट अगर वोटिंग परसेंट अभी तक अचीव हुआ है तो वो 2019 में हुआ था। ये हमें ध्यान रख लेना है। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्टेटमेंट में बेस्ड आपको कहता ना कि किसी भी तरीके से स्टेटमेंट सही है या फिर सिलेक्शन करना है, वो सारी चीजें आपको वहां फाइनल करने में हेल्प करेगी। तो ध्यान रख लेना है कि हाईएस्ट वोटिंग परसेंट कब गए हैं, 2019 में। दूसरा, अगर हम मेल इंस टू फीमेल इस रेशो की बात करें कि हाँ भाई 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स ने वोट डाला, तो अभी तक सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो आया है या जेंडर गैप जो हम कह सकते हैं, वो सबसे कम कब आया है,
कि मेल्स के कंपैरिजन में महिलाओं ने भी अच्छी खासी वोटिंग की है, तो वो भी 2019 में ही। कैसे? 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 926 फीमेल्स ने वोटिंग की है, जो कि अपने आप में वैसे तो कम है, बट पिछले डेटा के कंपैरिजन में फिर भी ठीक है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जनजातीय गौरव दिवस। सबसे पहली बात, ये तारीख 15 नवंबर 2023। क्यों जी जनजातीय गौरव दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है ना, मुंडा कम्युनिटी की तरफ से, जिन्होंने एक तरीके से फ्रीडम फाइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, तो उनका यहाँ पर एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी होती है ये, ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। अच्छा, ट्राइब्स की अगर बात करें, ट्राइबल इंडिविजुअल्स की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में जबरदस्त आवाज उठाई थी, उनमें और भी प्रोमिनेंट नेम्स आ जाते हैं हमारे पास में। उनमें प्रोमिनेंट नेम्स में से एक तो कियांग नोबाग, ठीक है, कौन? कियांग नोबाग। यहां पर हम देख सकते हैं कियांग नोबाग, 1 सेकेंड, हाँ, हम देख सकते हैं एक तो कियांग नोबाग जो कि मेघालय से थे, और एक रानी गैदिन लियू, याद रख लेना भाई, ये नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। और इन्होंने जो मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, वो बेसिकली इनके कजन ब्रदर के द्वारा चलाया जा रहा था, और उस मूवमेंट का नाम था हिराका रिलीजियस मूवमेंट, और उसी में इन्होंने पार्टिसिपेशन दिया। तो ये दोनों नाम जरूर याद रख लेना, मेघालय से कियांग नोबाग और रानी गेदिन लियो। ओके, डन। फिर आ जाओ आप राजस्थान गुजरात के भील कम्युनिटी के भगवान कहे जाने वाले गोविंद गिरी गुरु, ठीक है, गोविंद गिरी गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु भी इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। इनके द्वारा ट्राइबल एम्पावरमेंट में बहुत काम किया गया था। इन्होंने अवेयरनेस का भी काम फैलाया। इन्होंने जो एक तरीके की बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उस लेबर कॉन्सेप्ट को रोकने की कोशिश की। इन्होंने ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी अपनी तरफ से, आप कह सकते हो, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, लोगों को अवेयर किया। तो बेसिकली दिन था 17 नवंबर 1913 का, और उस टाइम पर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, ओके, और वहीं पर मानगढ़ हिल्स, एक पहाड़ी का नाम है मानगढ़, बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है भीलों के लिए। वहां पर इन्होंने गैदरिंग की, बोला हम शपथ लेंगे वहां पर, और जब तक ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मान लेते हम कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर ये कहो कि ब्रिटिशर्स को हमारी 33 डिमांड्स को मानना होगा, ये बात इन्होंने कही। बट पता पड़ा कि वहां पर ब्रिटिशर्स की तरफ से पूरा ट्रूप जाता है और ओपन फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें लगभग लगभग बताया जाता है 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ये आदिवासी जलियांवाला मैसेक्री के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने तो इसको जलियांवाला बाग मैसेक्री से भी ज्यादा दुखद और ज्यादा पीड़ादायक बताया था, कि बोले ये और भी ज्यादा खतरनाक एक इंसिडेंट रहा हुआ है हमारी हिस्ट्री में। ओके, तो ये नाम आ गया, ठीक है। फिर आ जाओ पंजाब केसरी के नाम से भी एक इंपॉर्टेंट नेम हाईलाइट हुआ, ठीक है, मन की बात में, वो था लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड, जिनका बर्थ 1865, डेथ 1928। जिस टाइम पर उन्होंने साइमन कमीशन को ऑब्जेक्ट करते हुए लकड़ियां अपनी, कहते ना कि लकड़ियां झेली थी, उस टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो आप देखोगे कि भगत सिंह को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है जी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हाईलाइट हुई, वो ये थी कि लाला लाजपत राय का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था पंजाब नेशनल बैंक की स्टैब्लिशमेंट को लेकर के। तो लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर PYQs को जरूर खंगाल लेना है, राइट। चलते हैं आगे। आगे आ जाती है बात लैंग्वेज की। देखो हमारे देश में हमारी जो, कहते हैं ना, हमारी खुद की जो लोकल लैंग्वेजेस है, उनके प्रमोशन के लिए अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत एफर्ट्स लगा रही है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है भाषिनी। भाषिनी ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये ध्यान रख लेना किसका है। अब आप सोचोगे कि लैंग्वेज का नाम आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना, उनका, या होम मिनिस्ट्री का होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में मेटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। इसमें मेन टारगेट क्या है कि भारतीय भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन देने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना है। भाई सीधी बात है, अगर आप ऑनलाइन बेसिस पर नेटिव लैंग्वेजेस को कलेक्ट कर पाते हो, उनसे रिलेटेड डेटा प्रॉपर कलेक्शन हो पा रहा है, तो सीधी बात है उसका बेनिफिट इजीली लोगों तक पहुंच पाएगा, उसको एक्सेस कराना बड़ा आसान हो पाएगा।
तो ये चीज इंश्योर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, भाषिनी। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? नंबर 1, जिस कम्युनिटी की लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो वो, तो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे। नंबर 2, CIIL, दैट मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज दूसरा। और तीसरा इंस्टीट्यूशन आपका आ गया यहाँ पर, तीसरा पार्टिसिपेंट, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो कुल मिलाकर के ये 3 आप कह सकते हो स्टेक होल्डर्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर भाषिनी फ्लैगशिप प्रोग्राम को रन कराया जाता है। एक बड़ी काम की बात है कि ये जो CIIL और CSTT, ये जो 2 कमीशंस हैं, ये दोनों के दोनों आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों मिलकर के ये प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। लीड कौन कर रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल है तो मेईती इसमें मेन लीड कर जाएगी। और इस चीज को प्रमोट करने के लिए देखो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो नई आई है, वो भी देखो मदर टंग में एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब इनिशियल एजुकेशन को तो देने के लिए अलाउ करती है, प्रमोट करती है। तो ध्यान रखें इस बात को। अब देखो ये मुद्दा क्यों हाईलाइट हुआ, क्यों आई ये बात न्यूज में? इसके पीछे कारण ये है कि झारखंड में एक लैंग्वेज चलती है जिसका नाम है कुड़ुक, राइट? उस कुड़ुक लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो वहां पर रहने वाली एक कम्युनिटी है ओरियन। ठीक है, ओरियन कम्युनिटी की मदर टंग है। अब हो क्या रहा है कि ये लैंग्वेज लगातार एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। तो वहां के लोकल लोगों ने क्या किया है कि हाँ भाई, हम हमारी ही लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज के लिए स्कूल तक ओपन कर दी। ये सारा केस कहाँ का चल रहा है? झारखंड के गोरवा डिस्ट्रिक्ट में मोंगला करके एक विलेज है वहां पर। ठीक है, और ये सारा काम जो है ये मोर और लेस इस भाषणी प्रोग्राम के तहत भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कैसे भी करके इनको प्रमोशन दिया जाए। लोकल लैंग्वेजेस को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। ठीक है, तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि कुड़ुक लैंग्वेज जो है इसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है। जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर लैंग्वेज हम इंग्लिश या इंग्लिश बोल रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट क्या है आपके सामने? ये है रोमन स्क्रिप्ट, राइट? तो इस तरीके से तो तोलांग सिक्की करके इसकी स्क्रिप्ट है। बस इसको लुप्त होने से बचाने के लिए, अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए झारखंड की ये जो कम्युनिटी है ओरियन आदिवासी स्कूल जो है वो रन हो रही है। ठीक है जी, चलो इसके अलावा गोजरी लैंग्वेज, देखो गुज्जर बकरवाल्स की हम बात करें जो कि हमारे जम्मू कश्मीर और आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। तो वो लोग तो देखो मोर और लेस इस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बट ये लैंग्वेज जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। तो इसके ऊपर भी फोकस देना जरूरी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर फोकस नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने तो देखो अलग अलग लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर लिया, अपनी कोर लैंग्वेज अपनी मदर टंग को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर उससे बचने के लिए गोजरी लैंग्वेज का भी नाम आ रहा है, उस पर भी ध्यान देने की बात की जा रही है। गोजरी गुज्जर, ठीक है ना। फिर आओ वांचो, वांचो लैंग्वेज है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो लैंग्वेज चलेगी वो किस फैमिली की होगी? वही बात आपकी तिब्बतो बर्मन। अच्छा, ये गोजरी लैंग्वेज किस फैमिली की थी? इंडो आर्यन की। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ कुड़ुक की बात करें, कुड़ुक को तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अच्छा, ये जो लैंग्वेज है आपकी वांचो, ये कौन कौन से स्टेट्स में रन होती हुई दिखाई देती है? कौन कौन से स्टेट्स में मानी जाती है या बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई। हम उन्हीं पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं जो पॉइंट्स मन की बात में हाईलाइट रहे हैं और जो पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस रखते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है गोंधली सॉन्ग। गोंधली सॉन्ग जो है इसका भी नाम आया था। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल तो नहीं हम समझेंगे, कारण क्या है फिर बाद में हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। तो ये डिवोशनल म्यूजिक है महाराष्ट्र का, याद रख लेना भाई। फिर आ जाओ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, आपको ध्यान है ना आपकी बार यूट्यूब इंस्टाग्राम, ओके यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक, इन पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अलग अलग, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, कोई नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, कोई वैसे आप कह सकते हो कि सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करते हैं। तो उन लोगों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए और इंडिया में जो डिजिटाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके आधार पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स को उनके एफर्ट्स के लिए अवार्ड दिए गए हैं। फिर आ जाओ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये अब की बार तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज हुए, 6ठा एडिशन। ठीक है, इसमें टारगेट क्या है कि इंडिया को कैसे भी करके ओलंपिक्स में हमें आगे लेकर के जाना है। तो उसके लिए हमें लोकल लेवल पे पहले
एक तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप को इंक्रीज करना होगा, ज्यादा बढ़ावा देना होगा। तो तमिलनाडु की 4 सिटीज में ये छठा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसमें चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। इसमें टारगेट क्या है भाई? सीधी बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्पिटिशन है। एक गेम नहीं होता, डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं यंगस्टर्स, जो कि स्कूल, कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा ये हर साल जनवरी फरवरी महीने में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात आई गेम्स के बारे में, वो था बीच गेम्स। देखो, बीच गेम्स आपको पता है कोस्टल एरियाज में खेले जाने वाले गेम्स हैं। तो अब की बार क्या है कि जो आप देखते हो, ठीक है, दमन दीव, तो दीव वाले एरिया में ये बीच गेम्स ऑर्गेनाइज कराए गए 2024 में। इस साल जो ऑर्गेनाइज कराए गए, ये इनॉग्रल, मतलब ये इसका फर्स्ट एडिशन हो गया, फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, इसमें आप देखते हो ये जिस बीच पे ये गेम्स ऑर्गेनाइज कराए गए, ये था घोघला बीच। ये ध्यान रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है घोघला बीच, जिसको ब्लू सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। दैट मीन्स इकोलॉजिकली अच्छा खासा मेंटेन्ड है वो बीच। वहां पर फुटबॉल, आई मीन वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम्स होते हैं बीच में वो। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है कि जब गेम्स एक तरीके से खत्म हुए ना, तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स या मेडल किसने जीते? मध्य प्रदेश, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, और दूसरे पे असम और तीसरा तमिलनाडु, याद रख लेना। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो वहां पर इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही। एशियन गेम्स में तो 107 मेडल्स लिए और पैरा गेम्स में 111 मेडल्स लिए, ध्यान रख लेना भाई इसके बारे में। चलो फिर इनोवेशन पे भी बातचीत हो गई। बोले इंडिया के अंदर इनोवेशन, या फिर हम कहें कि हमारे यहाँ से एक इंडिविजुअल के द्वारा एफर्ट करना और उसके बाद में पेटेंट, कॉपीराइट, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना, ये जो चीज है ये बहुत कम हुआ करती थी 2015 में, जो कि अब बढ़कर के इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। जिसका नतीजा क्या है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 81 हुआ करती थी, उसको इंप्रूव करके 40 तक ला दिया है। इसका मतलब हमने पिछले 7 सालों में बहुत कुछ इंप्रूव किया है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आई, जो कि मन की बात में बोली गई थी, कि इनमें जितना भी ये पेटेंट फाइल हुआ है उनमें 60% तो बोलो डोमेस्टिक फंड्स की आधार पर है। ऐसा नहीं कि बाहर की फंडिंग के आधार पर, डोमेस्टिक फंड मतलब लोकल एफर्ट्स आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्वैकरली सिमोंड्स के द्वारा जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की जाती है, उसमें अब की बार जो रैंकिंग आई है ना, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज की संख्या आपको हाईएस्ट मिलेगी। इसका मतलब अभी तक इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज एनरोल नहीं हो पा रही थी क्यूएस में जितनी पहले होती थी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, हमें ध्यान रख लेना है। चलते हैं आगे। आगे देखो, काशी तमिल संगमम, ये एक इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट। देखो सीधी बात है, काशी मतलब वाराणसी, तमिल का मतलब आपको पता है संगम कल्चर वो आ जाती है। तो दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2022 से ही ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो कि हर साल होता है, और इसका टोटल जो ड्यूरेशन है वो लगभग 1 महीना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर डायरो ट्रेडिशन, ये देखो गुजरात से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि रात के टाइम पर ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, रात के टाइम पर एक गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग में लर्निंग भी होती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। तो इसका भी नाम आया था डायरो ट्रेडिशन का भी। ठीक है, इसके अलावा अंबाजी मंदिर का भी नाम आया था। हुआ क्या कि अंबाजी मंदिर है, अब आप देखोगे कि राजस्थान और जो गुजरात बॉर्डर है, तो उसमें आप देखोगे कि माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, राजस्थान का हिल स्टेशन है। वहीं से थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात की तरफ जाओगे तो आपको उसी के आसपास में अंबाजी का मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वहीं पर आपको अंबाजी का मंदिर मिल जाएगा। तो आप क्या नोटिस करते हो वहां पर कि अंबाजी के मंदिर में वेस्ट टू वर्थ, दैट मीन्स वेस्टेज को यूटिलाइज करके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करने पे काम किया जाता है। ठीक है, या फिर कहो कि उसको वेस्टेज को यूटिलाइज करने का अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको ध्यान रखते हुए ये बात उन्होंने कही। तो ये हमें ध्यान रखना, अंबाजी मंदिर गुजरात में है, ये शक्ति पीठ है, अंबा माता, ठीक है, दुर्गा माता। ठीक है, वहीं पर एक गब्बर पर्वत भी है, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो मोनेडनॉक टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर माता जी का मंदिर है। उस पर रोप वे से ऐसा कनेक्टिविटी भी प्रोवाइडेड है, तो वो अंबाजी मंदिर के पास में ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की आर्किटेक्चर की बात करें तो योगा के पोस्चर में अलग अलग स्कल्पचर इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाओ आप
राम मंदिर इनॉग्रेशन से रिलेटेड। देखो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो राम लला जो हैं उनकी जो मूर्ति है ना, उनकी जो स्कल्पचर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें जानना है। सबसे पहला मुकुट, मुकुट तो आपको पता है सर पे होता है, ठीक है, हेड पे, हेड क्राउन, डन। कुंडल की बात करें तो ये आप कानों में पहनते हो, चलो ठीक है। फिर आती है पड़िका, ये ध्यान रख लेना, पड़िका क्या है, गले में पहना जाने वाला ये ऑर्नामेंट है जो कि गले से नीचे लटकता है, पर जो नाभि होती है ना, नेवल, है ना, उससे ऊपर तक रहता है, उसको आप बोलते हो पड़िका, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और एक है करधनी, ठीक है, करधनी क्या होती है, कमर के आसपास में पहना जाने वाला ऑर्नामेंट। तो ये दो बड़े इंटरेस्टिंग नेम्स थे, मुझे लगा ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे जाएं। फिर इसके अलावा छऊ जो डांस है उसके बारे में भी बातचीत हुई मन की बात में, जिसके बारे में आई होप, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बात भी आई थी। फिर आ जाते हैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन के प्रमोशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो है अवसर। अवसर जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। इसमें क्या काम है भाई, सीधी बात है कि लोकल आर्ट एंड कल्चर को अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना है तो क्या किया जाए भाई, सिंपल सी बात है, इसका शो केस किया जाए। तो ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं या बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर अलग अलग शो केसेस में रीजनल सेल्फ मेड जो भी प्रोडक्ट हैं उनको वहां पर डिस्प्ले में दिखाया जाए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे, हमारी कल्चर के बारे में जानेंगे। एक प्रोग्राम है NTP-NER, इसमें PTP-NER, पीटीपी का मतलब तो क्या हो गया, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, ठीक है, और वो भी किस रीजन के, एनईआर, दैट मींस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के द्वारा, याद रख लेना भाई। फिर आ जाती है आपकी नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा रन कराया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर मोटी मोटी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी मन की बात में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो बातें कही, जो कि हमें प्रीलिम्स 2024 में ध्यान रखनी है, उनको हमने इस वीडियो में सम अप किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।